नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भ्रष्टाचार के मामले में IAFS अधिकारी किशन चंद समेत कई के खिलाफ विजिलेंस ने हल्द्वानी में दर्ज किया मुकदमा। धनौल्टी का सरकारी आलू फार्म और एप्पल गार्डन हुआ बर्बाद, राज्य बनने के बाद नहीं ली किसी सरकार ने सुध। रामनगर में नशेड़ियों का आतंक, मंदिर से की मूर्ति चोरी, CCTV में कैद हुई सारी घटना। खानपुर के ढंडेरा गांव में एक युवक की 1000 रुपए के विवाद में चाकू से गोदकर हत्या, मुकदमा हुआ दर्ज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को चमोली में आयोजित सीता माता सितूर्ण अखंड महायज्ञ कार्यक्रम में शामिल हुए। चमोली में आयोजित सीता माता अखंड महायज्ञ कार्यक्रम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मैं सीता माता से प्रार्थना करूंगा कि हमारे इस क्षेत्र के सभी नौजवानों को, हमारे सभी विद्यार्थियों को उनके भविष्य में हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करे। आपको बता दें कि CM धामी ने सितूर्ण अखंड महायज्ञ के बाद मलारी में सेना के जवानों और स्थानीय लोगों के साथ हर घर तिरंगा कार्यक्रम में प्रतिभाग भी किया। अगस्त क्रांति के अवसर पर जनपद उधम सिंह नगर की किच्छा विधानसभा क्षेत्र नारायण तिराहे पर स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कृति स्मारक पर स्वतंत्रता संग्राम आश्रित के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम आश्रित और पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कहता हूँ कि आज से लगभग 80 साल पहले या उससे भी पहले ये 9 अगस्त 1942 को इस देश में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देते हुए उस समय के नौजवानों से आग्रह किया गया था कि करो या मरो, या तो आप करके देश आज़ाद कर लो या फिर गुलामी में मरो। और उसका ये असर हुआ था कि उस समय के नौजवान भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए सिर में कफन बांध कर निकल पड़े थे। जो लाखों लोग, हज़ारों लोग शहीद हुए, लाखों लोग जेल गए और तमाम यातनाएं सह करके ये भारत माता की गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर देश को आज़ाद कराया गया। आज 9 अगस्त को हम इसलिए भी याद करते हैं कि 9 अगस्त के समय जो उस समय लोग निकले देश की आज़ादी के लिए, उन्हीं लोगों में से बहुत से लोगों को उस समय आज़ादी के बाद यहाँ बसाने का काम हुआ। जो स्मारक आप देख रहे हैं, इस स्मारक पर मैंने उन्हीं लोगों के नाम अंकित किए हैं जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया था सेनानी के रूप में। और 9 अगस्त का दिन हमने चुना उन्हें याद करने के लिए, क्योंकि जितने भी सेनानी यहाँ बसे सबकी पुण्यतिथि और जन्मतिथि में यहाँ आना संभव सबका नहीं हो सकता, इसलिए उन सबको प्रतीक के रूप में स्मरण करने के लिए भी और 9 अगस्त का दिन मनाने के लिए हमने ये दिन तय किया है, ताकि अगस्त क्रांति के माध्यम से हम अब जो पीढ़ी है उसको बता सकें कि उस पीढ़ी के सामने चुनौती थी देश को आज़ाद कराने की, आज की पीढ़ी के सामने है चुनौती देश के नव निर्माण की, देश को विश्वगुरु बनाने की, देश को सर्वोच्च सोपान तक, शिखर तक ले जाने की। इस तरीके से इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर उन्होंने पूरे देश के घर घर को इससे जोड़ने का काम किया है, तो उन्होंने नौजवानों में देश के लिए एक जज्बा भरने का काम किया है। और आज नौजवान ये सोच रहा है कि उस समय के लोग देश के लिए मरे थे, हम इस देश के लिए जिएंगे, देश के लिए काम करेंगे, देश की हर समस्या बाधा को चुन चुन करके उसके रास्ते से हटाएंगे और देश को सर्वोच्च पर ले जाएंगे। IAFS अधिकारी किशन चंद और 4 अन्य लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। भ्रष्टाचार के आरोप में किशन चंद और अन्य के खिलाफ हल्द्वानी में विजिलेंस ने FIR दर्ज कर ली है। माना जा रहा है कि जल्द ही विजिलेंस इन अफसरों से पूछताछ कर सकती है। इन अधिकारियों पर कई जगह तैनाती के दौरान मनमाने तरीके से निर्माण कार्य करने और सरकारी पैसे को खर्च करने का आरोप है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति बीच सड़क पर बैठकर शराब पी रहा है। कुछ लोगों द्वारा ट्वीट कर बताया गया कि ये उत्तराखंड का वीडियो है। वहीं पुलिस प्रशासन से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है। पूरे देश में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अलग अलग क्षेत्रों में भाजपा द्वारा कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वहीं रामनगर में भाजपा ग्रामीण मंडल युवा मोर्चा ने विधायक दीवान सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा टांडा क्षेत्र से होते हुए बाइक रैली के माध्यम से रामनगर पहुंची। यात्रा को रामनगर के विधायक द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यात्रा में बाइक सवार हाथों में तिरंगा लिए सैकड़ों लोग देशभक्ति गीतों पर झूमते दिखे। अमृत महोत्सव के तहत सरकार की जो योजना, जो मंशा है प्रत्येक घर तक तिरंगा, तो उसी के जन जागरण के लिए भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने प्रत्येक शहर में, प्रत्येक गांव तक इस रैली का निर्णय लिया था। रामनगर में भी ग्रामीण मंडल की ओर से टाणामल्लू से लेकर रोमादारा होते हुए, रिंग रोड, कानिया होते हुए शंकरपुर में इसका समापन होगा। ये रैली निकाली गई है, जिसका मकसद लोगों में जागरूकता करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज को फहराना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है जो आज कार्यकर्ता कर रहे हैं। उत्तराखंड में पहाड़ी आलू के उत्पादन के लिए कभी प्रसिद्ध पर्यटन नगरी धनौल्टी का नाम पहले लिया जाता था,
जहां पहाड़ी आलू की मांग छोटे और बड़े शहरों में व्यापक स्तर पर होती थी। आलू के उत्पादन में सरकारी फार्म धनौल्टी का प्रमुख योगदान था। आपको बता दें कि कुछ समय से धनौल्टी का आलू बाजार में दिखता ही नहीं है और न ही इसका उत्पादन सरकारी फार्म में हो रहा है। कुछ समय पहले पूर्व डीएम मंगलेश घिल्डियाल ने यहाँ पर कुछ सेब के पेड़ लगाए, मगर मात्र नाम के उद्यान विभाग इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उद्यान के साथ बागवानी से भी जुड़ा था। धनौल्टी के सरकारी आलू फार्म में आलू होता था, साथ में जौनपुर ब्लॉक और थोलधार के दर्जनों गाँव के साथ यहाँ से दूसरे राज्य के लिए आलू भेजे जाते थे और आसपास गाँव में जाता था और लोगों को भी रोजगार मिलता था। ग्रामीणों का कहना है कि बगीचे में झाड़ियों से जंगली जानवरों का अड्डा हो गया है। जंगली सुअर ने उत्पाद मचाया हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार और विभाग बगीचे और आलू फार्म पर ध्यान नहीं देते हैं तो एक आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मैं आलू फार्म के विषय में कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो आलू फार्म था, पहले विगत यूपी सरकार से यहाँ पे संचालित स्थानीय लोगों को आलू का जो बीज था वो मुहैया करवाया जाता था यहाँ से, और बहुतायत मात्रा में यहाँ पे आलू होता था। वर्तमान में जो है, जब से ये उत्तराखंड राज्य बना तब से जो है आलू की कोई यहाँ रोपाई नहीं होती है। स्थानीय लोगों को बहुत परेशानी, उत्तम किस्म के बीज यहाँ से लोगों को दिए जाते थे और उद्यान विभाग के अन्य फार्मों को भी यहाँ से बीज मुहैया कराया जाता था। इस समय जो ऐसी स्थिति है भी वो बंजर के कगार पे है, पता नहीं क्या हो रहा। कोई किसानों की तरफ से सरकार का इतना रुख जो है बिल्कुल खराब है कि स्थानीय लोगों को उन्नत किस्म के बीज यहाँ से मुहैया नहीं हो पा रहे। यहाँ पर उद्यान विभाग का आलू फार्म और बटवालधार एप्पल गार्डन कई सालों से बंजर पड़ा है, जिससे यहाँ पे किसानों के लिए जो पहले आलू दिया जाता था वो अब नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे आलू फार्म और एप्पल गार्डन उधर कई सालों से बंजर पड़ा हुआ है। और यहाँ पे जो आलू हमें बीज के लिए दिया जाता था, यहाँ से थौलदार तक आलू पहुँचते थे, लेकिन आज वो स्थिति हो रखी है कि जो आलू फार्म और एप्पल गार्डन बंजर पड़ा हुआ है और आदमी को, काश्तकार को बड़ा निराश होना पड़ता है। और यहाँ से जो पर्यटक भी आते बड़े मायूस होकर वापस चले जाते हैं। हल्द्वानी सुशीला तिवारी हॉस्पिटल के 2621 नर्सिंग के पदों पर भर्ती की मांग को लेकर हल्द्वानी के धरना स्थल बुद्ध पार्क में धरने पर बैठे 4 बेरोजगार नर्स कर्मचारियों का 90 दिन में प्रदर्शन जारी रहा। वहीं जांच को स्वास्थ्य विभाग की टीम बुद्ध पार्क पहुंची। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों की जाँच की, उनके सैंपल लिए। इस दौरान बेरोजगारों ने कहा कि उनकी मांगे जायज हैं, सरकार को उनकी मांगों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वो आंदोलन और तेज करेंगे। अगस्त से यहाँ कार्मिक अनशन पर बैठे हैं और 7 अगस्त से हम लोग जो हैं भूख हड़ताल पर चले गए हैं। भूख हड़ताल पर मैं बबलू एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन का प्रदेश अध्यक्ष, एलिंग वेलफेयर फाउंडेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष रघुवीर भाई और हमारी 2 बहनें तनुजा और कविता मैम, हम 4 लोग यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और हमारी जो भूख हड़ताल पर बैठने की मेन वजह है वो है 2 साल पहले 12 दिसंबर 2020 को नर्सेज के 2621 पदों पर जो भर्ती निकाली गई थी वो आज तक भरी नहीं गई है। सरकार के अधिकारियों के चक्कर लगा के, सचिवालय हो, चाहे विधानसभा कूच हो, चाहे सचिवालय कूच हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्री आवास गिराव हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास गिराव हो, हम हर एक वो काम कर चुके हैं जिससे भर्ती हो, लेकिन ये भर्ती नहीं की जा रही है। सरकार कहीं ना कहीं अपनी तानाशाही दिखा रही है और इस भर्ती को नहीं कर रही है और इसी वजह से मजबूरन हमें आज यहाँ भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। इतनी ज़्यादा मांगे हमने सरकार के सामने नहीं रखी हैं। हमने सिर्फ एक ही मांग रखी है, वही रखते आ रहे हैं पिछले 2 सालों से, क्योंकि 11-12 साल पहले हमारी जो भी विज्ञप्ति निकली थी उसके बाद कोई हमारी विज्ञप्ति नहीं निकली है। अगर अब सरकार ने विज्ञप्ति निकाली हमारी 11-12 साल के बाद तो उसे पूरा करना चाहिए था, लेकिन 2621 पद जैसे के तैसे वहीं लटके हुए हैं, उसके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। तो हमारी एक ही मांग है, वर्षवार नियुक्ति। और हम ये पूछना चाहते हैं धन सिंह रावत जी से कि अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करना चाहते हैं और हमें भी न्याय दिलाना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वर्षवार के अलावा कोई दूसरा ऐसा तरीका है जिससे कि पूरी ईमानदारी को साबित किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है। यह एक पारदर्शी मतलब डिसीजन होगा, तो पारदर्शिता के साथ हमारा वर्षवार नियुक्ति। हम यही बैठे रहेंगे क्योंकि हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, उन्होंने ही तो पैसा खर्च किया है ना हम पे। तो आज वो हमसे ये थोड़ा ना कहेंगे कि रक्षाबंधन है घर आ जाओ, वो भी हमें पूरी फैमिली हमारी सपोर्ट कर रही है और क्यों ना करेगी। उन्होंने लाखों खर्च किया है हम पे और पिछले 12 सालों से हमारे सीनियर से जो 15 सालों से हॉस्पिटलों में कार्यरत हैं, अब मजबूरी में आकर हमें अपना कार्य बहिष्कार करते हुए और इस धरने पर बैठना पड़ रहा है अपना काम छोड़ के, जबकि ये काम हमारा आंदोलन यही होगा जो हो रहा है। 4 लोग आज धरना स्थल पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आगे ये बैठे रहेंगे।
जब तक इनमें है जान है सांस है ये बैठे रहेंगे। उसके बाद और भी बहुत से साथी हैं हमारे जो भूख हड़ताल में हमारा साथ देंगे और वो यहाँ पे आके हम बैठेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे, तो हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क से सटे क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के भारत सरकार के फरमान से ग्रामीण भयभीत हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पार्क से सटे 1 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित होने से व्यवहारिक दिक्कतें आएंगी। एसडीएम के सामने ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को रखकर मांग की कि क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन न घोषित किया जाए। पर संयुक्त बैठक हुई है जिसमें ग्रामवासी भी उपस्थित थे, लेकिन हमारा अब भी यही है कि इको सेंसिटिव जोन में हमें ना डाला जाए, क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। क्योंकि सरकारी तंत्र तो सुप्रीम कोर्ट के आधार पर चल रहा है, पर लेकिन जो लोगों की सबकी राय यही है कि हमें सेंसिटिव जोन में ना किया जाए। इसमें हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में डबल बेंच में जाकर स्टे लाएंगे और इस काम को नहीं होने देंगे। जो अभी तक इको सेंसिटिव जोन के बारे में जानकारी मिली है, अभी विभागीय अधिकारी तो इससे जवाब देने से बच रहे हैं, लेकिन जो हमने केरला का एक उदाहरण है इसमें, वहाँ पे कन्नूर एक इलाका है जहाँ पर रबर प्लांटेशन और रबर की खेती होती थी, तो वो रबर की खेती में बैन लग गया और ये कीटनाशक हम लोग खेतों में डालते हैं, इसके लिए भी हमें रोका जाएगा और हमारी फसलें बर्बाद होंगी और जो ये इनकी एनओसी लेनी पड़ेगी फॉरेस्ट विभाग से। तो इसके लगभग सारे ही नुकसान हैं जो कि सभी ग्रामवासी चाहते हैं कि हमें इको सेंसिटिव जोन से बाहर रखा जाए। वार्ता में उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारे पास अगर कोई पॉइंट होगा हम सुप्रीम कोर्ट को अगर लिख पाएंगे तो जो अच्छा होगा, जो सबके हित में होगा, वो एसडीएम मैडम ने हमें आश्वासन दिया है और हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन से बाहर किया। भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा कार्यक्रम के तहत महानगर ऋषिकेश में पदयात्रा शुभारंभ झंडारोहण के साथ प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने किया। पदयात्रा गांधी स्तंभ त्रिवेणी घाट से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से होकर हरिद्वार मार्ग पर शांति फार्म में समाप्त हुई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे देश में भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा के माध्यम से देश को एकता और अखंडता का संदेश देने का काम कांग्रेस कर रही है। वहीं दूसरी ओर देश की आजादी से कई वर्षों तक भाजपा और आरएसएस के लोगों ने कभी भी अपने कार्यालयों पर तिरंगा नहीं फहराया और अन्य राज्यों में होने वाले आगामी चुनाव को देखते हुए दिखावा करने का ढोंग कर रहे हैं। देश में प्रत्येक जिले के अंदर 75 किलोमीटर की जो हमारा 75 वर्ष आज़ादी का पूरा होने जा रहा है, 75 किलोमीटर की भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा के माध्यम से देश के लोगों को संदेश देने का काम किया गया है। उसी के तहत देहरादून जिले में ऋषिकेश विधानसभा के अंदर आज 11 किलोमीटर के लगभग पद यात्रा करते हुए सब लोगों ने एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक सर्वधर्म संपन्न और सर्वधर्म जाति को लेकर मिलकर एक भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा दी है कि हम सब देशवासी हैं, पहले देशवासी हैं, उसके बाद अन्य जाति के लोग हैं। तो उस यात्रा को आज हमने पहला चरण यहाँ से शुभारंभ हुआ, गणेश गोदियाल जी ने इसको हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया और इसी तरह से अब कल डोईवाला, उसके बाद रायपुर और तमाम विधानसभाओं के अंदर इस तरह की यात्राएं आज से प्रारंभ हो गई हैं और इस यात्रा के माध्यम से अभी एक पहला चरण था, इसके बाद गाँव में वार्ड स्तर पर भी इस तरह की यात्राएं निकाली जाएगी। क्या संदेश रहेगा आपके? पहले तो भारत जोड़ो, हम सब एक हैं, भारत के अंदर जो नफरत पैदा की जा रही है उसको खत्म करने के लिए भारत जोड़ो, और दूसरा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अग्निवीर जैसी योजनाओं के विरोध में हम जगह जगह घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे कि लोग जागरूक हों और जागे कि इस तरह की योजनाओं से आज दूध के अंदर टैक्स लग रहा है, दही में टैक्स लग रहा है, जो गरीबों की खाने पीने की वस्तु है, हीरे का टैक्स कम है और दूध और दही का टैक्स ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं देश को लूटने का काम किया जा रहा है। उसके विरोध में, भ्रष्टाचार के विरोध में आज घर घर तिरंगा यात्रा के रूप में लोगों को सरकारी अधिकारियों को धमकाकर उनसे तिरंगा लगाने के आदेश पारित किए जा रहे हैं। तो अपने आप में कहीं ना कहीं इसका भी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार निकलने वाला, सामने आने वाला है। तो उन सब के विरोध में आज हमारी ये यात्रा का शुभारंभ हुआ। बरसात के मद्देनजर सरकार ने भले ही प्रशासन विभागों को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए हैं, लेकिन एनएच सहित अन्य विभाग अभी भी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, जिसके चलते लोगों को अंधेरे में सड़क खुलने का इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं परसूता महिलाओं को जान जोखिम में डालकर अस्पताल ले जाया जा रहा है। मंगलवार दोपहर लगभग 11 बजे कर्णप्रयाग रानीखेत नेशनल हाईवे भटोली सिरोली के पास पहाड़ी से चट्टान टूटने से पूरी तरह से बंद हो गया था, लेकिन एनएच की सुस्त कार्यप्रणाली के चलते लोगों को 10 घंटे सड़कों पर गुजारने पड़े। लोगों का कहना है कि सरकार बरसात को लेकर तमाम दावे जरूर करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। हमने कल उप जिलाधिकारी तहसीलदार महोदय से मुलाकात की, आज उनको ज्ञापन भी दिया। हमारा पूरा कपरी क्षेत्र 15 ग्राम सभाएँ हैं जिनमें 25,000 से ऊपर आबादी है। कई लोग बुजुर्ग लोग हैं, उनका हमारा एक मुख्य बाजार कर्णप्रयाग है और कई बुजुर्ग हैं, कई महिला डिलीवरी वाली हैं, जो एकमात्र साधन ये सड़क है और अभी 24 घंटे से ऊपर हो गए, अभी तक सड़क नहीं खुली।
मुस्लिम समाज के लोगों ने गमगीन माहौल में सितारगंज शहर में ताजिया निकाले और पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत हुसैन को याद किया। मुस्लिम समाज के लोगों ने पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हुसैन ए पाक की याद में ताजिया निकालकर हुसैन ए पाक को याद किया। शहर में ताजिया निकालने के दौरान पुलिस प्रशासन सुरक्षा की दृष्टि से मौजूद रहा। खानपुर में सिया समुदाय ने मुहर्रम पर अलम हाथ में लेकर खूनी मातमी जुलूस निकाला। इस अवसर पर सभी ने खूनी मातम किया। बताया गया है कि आज ही के दिन हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी, जिसकी याद में सिया समुदाय मातम कर इमाम हुसैन को याद करता है। फिर हुसैन नबी के घोड़े से गिरकर जमीन पर तड़पने लगा। शिम्र नाम का एक मलून था। 10 मुहर्रम में इमाम मजलूम जो है हमारे 2 मुहर्रम को करबला में पहुँचे थे, तो उन्हीं की याद में ये हम गम मनाते हैं। हम किसी को सताते नहीं, हम किसी को परेशान नहीं करते, हम किसी को बुरा भला नहीं करते। कहते हैं हम तो सिर्फ इमाम मजलूम का गम मनाते हैं कि उन्होंने जो कुर्बानियाँ पेश की हैं उन्हें याद करते हैं। उनकी कुर्बानियाँ इंसानियत के लिए थी। इंसानियत जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ हुसैनियत है। आप जाके सर्वे कीजिए पूरी इंडिया का, आपको हर मज़हब का आदमी मिलेगा। वहाँ हुसैन के नाम पे कोई पानी पिलाता हुआ मिलेगा, कोई हुसैन का मातम करता हुआ मिलेगा। ये हुसैन का मातम नहीं कर रहे हैं, ये इंसानियत को बचाने का मातम हो रहा है कि इंसान ने बड़ा काम कर दिया, इंसानियत को जिंदा जावेद कर दिया। तो जहाँ जहाँ हुसैनियत है वहाँ वहाँ इंसानियत है। रामनगर में नशेड़ियों के आतंक से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। नशेड़ी युवक जहां एक और दुकानों और घरों में लगातार चोरी कर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, तो वहीं पुलिस की उदासीनता के चलते ये नशेड़ी मंदिरों में भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि कोसी बैराज क्षेत्र में स्थित गुप्ता टी स्टॉल की दुकान के बाहर बने मंदिर में एक नशेड़ी युवक ने मंदिर में रखी भगवान राम के दरबार की पीतल की मूर्ति चोरी कर ली। नशेड़ी युवक की हरकत सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। दुकान स्वामी अशोक गुप्ता ने इस संबंध में 3 दिन पूर्व रामनगर कोतवाली पुलिस को तहरीर देने के साथ ही सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी उपलब्ध कराई। दुकान स्वामी का आरोप है कि पुलिस ने इस नशेड़ी चोर को पकड़ भी लिया, लेकिन फिर उसे छोड़ दिया गया और मूर्ति भी बरामद नहीं की। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर रोष जताते हुए कहा कि नशेड़ियों के आतंक से लोग परेशान हो चुके हैं और पुलिस द्वारा इनके खिलाफ कार्रवाई न किए जाने से नशेड़ी बेखौफ हो रहे हैं। मेरी कोसी बैराज रामनगर दुकान है कैंटीन चाय की। मेरे बगल में एक पेड़ के नीचे स्थापित मूर्ति करा रखी थी हनुमान जी की। उसके बगल में क्या कहते हैं राम जी का दरबार था पीतल का, जो नशेड़ी चोर के द्वारा चुराया गया। उसकी फुटेज हमारे कैमरे में भी आ गई है और वो हमने थाने में भी दी है रिपोर्ट उसकी। और 7 तारीख को पकड़ के लेके भी आए पुलिस वाले शाम को उसको। और उसके बाद में कोई कार्रवाई हुई नहीं है। और क्या कहते हैं चोर को उन्होंने छोड़ दिया है हमें बिगड़ बताए। और नशेड़ी इस तरीके को हो रहे हैं कि घरों में तो छोड़ो मंदिर का भी नहीं बकस रहे हैं। खानपुर के ढंडेरा गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की सोमवार देर शाम चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई थी, जिस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सीओ रुड़की विवेक कुमार ने बताया कि ग्राम ढंडेरा में देर रात एक युवक की हत्या कर दी गई थी। मृतक और आरोपी दोनों ही ढंडेरा के ही रहने वाले थे। दोनों के बीच 1000 रुपए के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बड़ा जिसमें कमरुद्दीन की हबीब ने चाकू मार कर हत्या कर दी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मृतक के भाई की तहरीर पर 3 आरोपी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जाँच के बाद कार्रवाई की जाएगी। जो ग्राम ढंडेरा पड़ता है उसमें दोनों मृतक और आरोपी दोनों ही ढंडेरा के रहने वाले थे और दोनों के बीच में जो 1000 रुपये के लेन देन का मामला प्रकाश में आया है, जिसको लेकर दोनों में विवाद हुआ। और विवाद में जो है मृतक कमरुद्दीन को चाकू मारकर जो है हबीब ने जो है हत्या कर दी थी। हबीब को हमने गिरफ्तार कर लिया है और इनके भाई की तरफ से तहरीर आ गई है, उस पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। सर कुछ और लोगों पे आरोप लगाया जा रहा है कि इसमें 3 लोगों को नामजद किया गया है और तीनों के खिलाफ मुकदमा सुसंगत धाराओं में हमने पंजीकृत कर लिया है और आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। कुछ पुरानी रंजिश तो बताई जा रही है, जिस तरह की रंजिश थी जो इनमें आपस में जो है 1000 रुपये को लेने का बात था और पूर्व में भी बता रहे हैं कि झगड़ा इनका हुआ था और उस बात को लेकर दोनों में आपस में रंजिश बनी हुई थी। जनपद नैनीताल में हुई मूसलाधार बारिश के चलते भवाली नैनीताल मार्ग जो 1 सप्ताह से बंद था, जिला प्रशासन की पहल से हल्के वाहनों के लिए खोल दिया गया है। जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल ने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिगत शाम के समय सभी वाहनों के लिए यातायात प्रतिबंधित रहेगा। भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत मसूरी घंटाघर स्थित भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की दुर्लभ कला पर प्रदर्शनी आयोजित की गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के निदेशक IAS श्रीनिवासन आरकट्टी कितला और उनकी पत्नी के द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। ये प्रदर्शनी 19 सितंबर तक चलेगी।
हमारी आज़ादी के 75 ईयर्स 75 साल का जो अमृत महोत्सव है, उसके अंतर्गत हमने ये एग्ज़िबिशन पुट टुगेदर की है। काफ़ी समय से रिसर्च हो रही थी इस पे और बहुत सारे लोगों का कलेक्शन इसमें हमने लिया है प्राइवेट कलेक्शन से, तो काफ़ी रेयर आर्टिस्ट हैं। सो मेन हमारा जो इसमें जो अटेम्प्ट है, हमारी जो कोशिश है वो ये है कि लोग यूजुअली भूल जाते हैं कि आर्ट एक बहुत बड़ा माध्यम है बहुत कुछ करने का। सो हमने देखा कि स्वतंत्रता के समय और बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन आर्ट ने उसको कैसे इन्फ्लुएंस किया। वो स्वदेशी है था आपका मूवमेंट, या आपका बंगाल रेनेसांस है, या भारत माता, उनकी जो एक पूरी हमें एक फॉर्म पता चला उनके माध्यम से, आर्ट के माध्यम से। गांधी जी को घर घर में जो हर कोई टांगने लगा वो भी आर्ट के माध्यम से हुआ, क्योंकि देखिए रेडियो और टीवी तो थे ही नहीं, तो किस चीज़ को देखते, तो इसलिए आर्ट ही था जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर था। तो उसमें कैलेंडर आर्ट्स थी, अब जैसे स्वदेशी मूवमेंट में हर चीज़ पे, वस्तु पे एक लेबल होता था, तो वो लेबल कैसे बना, वो तो पहले सब कुछ तो ब्रिटिश था। सो उस सब को कैसे आर्ट ने इन्फ्लुएंस किया, हमारा ये कोशिश है इस एग्जीबिशन के थ्रू। डायरेक्टर सर बहुत प्रमोट करते हैं इस तरह के काम, मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं जब से आए हैं। और जैसे कि कहा जाता है कि इस तरह की हर चीज़, वेदर रिसर्च है या आर्ट है, ये सारे जो फील्ड्स हैं, ये उन्हीं लेवल के लोगों के प्रमोशन और सपोर्ट से संभव होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि सर तैयार हुए आके आज हमारा ये इनॉग्रेशन करने के लिए। और लेकिन आप लोग के माध्यम से मेरी ये बहुत ज़्यादा गुजारिश है कि इसको देखने के लिए बच्चे आएँ, स्कूल्स के बच्चे आएँ, स्कूल्स इसको एक प्रोग्राम की तरह से करें इस अमृत महोत्सव में। 75 इयर्स बहुत बड़ी बात है एक देश की आज़ादी के लिए। ये परिवार का सबसे बड़ा देन है। पिछले मेरे ख्याल में 75 साल में इन्होंने जो परिश्रम किए और हमारे तरफ और अपने लिए बचा के रखे हैं। बहुत ही रेयर पेंटिंग है। रविंद्रनाथ टैगोर जी के कुछ यहाँ पर कॉपीज़ है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के समय के कुछ है, पुराने पेंटिंग है, और बहुत सारा कमर्शियल आर्ट। हमारे देश का जो आज़ादी का जो मूवमेंट था उसमें सबसे बड़ी भूमिका कमर्शियल आर्ट की भी रही, और जो कमर्शियल आर्ट जो हमको यहाँ नज़र आ रहा है उसके माध्यम से हर घर घर ये संदेशा पहुँचा के भारत माता की एक स्वरूप हो, लक्ष्मी जी की स्वरूप हो, और उस समय का हमारे जो नेता थे और हमारे आज़ादी को जिस तरह से वो ले जाना चाह रहे थे, वो हर एक चीज़ कमर्शियल आर्ट और आर्ट के माध्यम से ले गया है। और ये सारा चीज़ यहाँ पर प्रदर्शन की गई है, उसको देख करके हम खुद भी प्रेरणा लेंगे और आने वाले ये अमृत काल के अंदर इससे ज़्यादा इतना ही मेहनत करके और इतना ही हम क्या कहेंगे डेडिकेशन के साथ, मैं समझता हूँ जो भी यहाँ पर देख के जाएंगे ये प्रेरणा लेके ये देश के लिए काम करने के एक संदेशा को लेकर के निकलेंगे यहाँ से। भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक कैंपेन है हर घर तिरंगा का मतलब ये है हर घर वापस एक देश के प्रति और अपने समाज के प्रति जो हमारी सेवा की एक भावना होनी चाहिए और देश के लिए प्रेम की जो भावना है हमारे अंदर, लेकिन फिर बाहर ला करके और हमारे समाज का एक उत्थान के लिए, देश का प्रगति के लिए उसको जोड़ने की जो प्रयत्न है, यही है जो है ये सारे प्रयत्न हैं। और अमृत काल के अंदर जो इस वर्ष शुरू होकर के 25 साल तक 2047 मतलब 2047 जब भारत 100 वर्ष पूर्ण करेगा, उस दिशा में भारत सरकार जो काम कर रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो प्रेरणा से हम काम कर रहे हैं, तो ये सभी यही उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं कि 25 साल के अंदर भारत पुनः सारे देशों के अंदर टोच वाला जो स्थान है वापस प्राप्त करे। डोईवाला ब्लॉक के भोगपुर गांव के पास पाली गांव में पहाड़ी का मलबा नीचे आबादी क्षेत्र में आने से जहां ग्रामीण भयभीत हैं, तो वहीं ऋषिकेश तहसील प्रशासन ने जमीन मालिक से तत्काल सुरक्षा दीवार लगाने को कहा है। भोगपुर क्षेत्र में 4 दिन पूर्व आई बारिश से ग्राम पंचायत रखवाल के पाली गांव में जमीन मालिक ने पहाड़ी जमीन को समतल करने के लिए मशीन से मिट्टी खोदी, जिसके बाद बारिश में पहाड़ी की मिट्टी पहाड़ी के नीचे आबादी बस्ती बेरागड़ा गांव में आने से कई लोगों के मकान खतरे की जड़ में आ गई, जबकि कई लोगों के घरों में मिट्टी पत्थर और मलबा भर जाने से लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। स्थिति कल वैसे तो ये 1 हफ्ते से चल रही है, जब से बारिश आ रही है। पहले थोड़ा थोड़ा आ रहे थे, उस टाइम सबको सूचित किया गया था विभाग वालों को, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। कल हमारे माननीय विधायक जी आए थे कल, तो उन्होंने मौके पे मुआयना करके सारा निरीक्षण करके उन्होंने फिर
यहीं से मौके से खड़े होकर सारे विभाग के अधिकारियों को सबको फ़ोन करके फटकार लगाई कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। और जो कल की बारिश सी थी उससे जो ऊपर पाली गांव से मलबा आया था वो सीधा इनके घर में घुसा था। वो बलजीत जी खड़े हैं, इनके घर में काफ़ी नुकसान हुआ था, घुटने तक इनके मलबा घुस गया था। और ये सारा जितना ये पत्थर बोल्डर जितने आ रहे हैं डायरेक्ट इन घरों में हिट मार रहे हैं। ये 4 परिवार यहाँ पे हैं, बाकी 4-5 परिवार नीचे हैं। पहली दफ़ा यहाँ पानी आया और ये जेसीबी लगने के कारण ये परेशानी हुई। कल को हमें दिक्कत होगी, मकान मुकुल ढह जाएगा हमारा, इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। बलजीत बेरागड़ा। तो हर बरसात में होता ही है? ना जी ना जी, ये 50 साल में पहली दफ़ा आए। पहली बार हुआ है? हाँ जी। तो रात को नींद भी नहीं आती? पूरी रात भर कीचड़ था जी, कीचड़ पूरी रात भर हम यहाँ घर बचाने में रह गए। तो जाना पड़ता जी, मकान ही टूट जाता हो। पूरी रात भर बैठे रहे, कीचड़ साफ करते रहे। सब पानी का खतरा हो रहा। कितना पानी आया था? अब ये तो नहीं बता सकते, काफ़ी पानी आ रहा। रात को जो है एक किनारे को काटा, मकान का खतरा। 1 महीने तक मशीन चली, जेपीसी चली 1 महीने तक वहाँ, उससे खतरा हो गया। थोड़ा ये बोलो रात को कितना पानी आया वहाँ? बहुत ज़्यादा पानी आया, डर से सो नहीं पाई पूरी रात हैं। पहले नहीं आता था और अब बहुत ज़्यादा पानी आ रहा। मुझे इतना डर लगता कि मैं पूरी रात परेशान रहती, जागती रहती, सोती नहीं। धैं 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 पानी की आवाज़ ऐसे चल आती है कि जाने बस क्या हो गया। मिट्टी किसने काटी वहाँ पे? दीपक चंद ने। अच्छा। हाँ जी। तो आपने शिकायत की क्या? हम कल आए थे, उनसे भी शिकायत की। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? भाई इसकी सुविधा होनी चाहिए। मुझे डर लग रहा कभी भी पानी आ जाएगा। देखो हैं, इंसान को डर तो होती है ना। हैं। क्या नाम है आपका? जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा के चकरपुर में रेलवे विभाग द्वारा बरेली टनकपुर रेलवे ट्रैक पर बनाया जा रहा अंडरपास पिछले 3 महीने से अधूरा पड़ा हुआ है। अंडरपास का कार्य पूरा होने तक रेलवे विभाग द्वारा एक वैकल्पिक मार्ग का निर्माण किया गया है, जिस वैकल्पिक मार्ग में प्रतिदिन लगभग 1000 छात्र और लगभग 3000 लोगों का आना जाना रहता है। बरसात के समय में बारिश होने के कारण रेलवे विभाग द्वारा बनाया गया वैकल्पिक मार्ग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसकी वजह से ग्रामीणों और छात्रों को अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। अपने नातियों को लेके स्कूल जा रहे थे कि रास्ते में इनकी स्कूटी बंद हुई है। ये रेलवे का बनाया गया वैकल्पिक मार्ग है। जिस समय ये काम स्टार्ट हुआ था, रेलवे वालों ने बोला था कि हम इसको वैकल्पिक मार्ग बना के देंगे। आज इसकी ये स्थिति है, यहाँ न स्कूल के बच्चे निकल पा रहे हैं, न बसें निकल रही है। और यहाँ पे देखो अभी बच्चों को कैरी करके लाया जा रहा पार। जब जाते हैं स्कूल को बहुत कीचड़ हो रखा है, हम जा भी नहीं पाते हैं। यहाँ बहुत पानी भरता है। 1 हफ्ते पहले यहाँ इतना पानी भरा था, स्कूल का भी हर्जा हो जा रहा था और अभी भी इतना पानी भरा है। यहाँ कीचड़ बहुत हो रहा है, गाड़ी आड़ी को जाने का दिक्कत हो रही है, स्कूल की गाड़ियों की। हमको यहाँ पे जाने में भी परेशानी हो रही है बहुत। चमोली के विकासखंड पोखरी के थाला बैंड गांव में गरीब परिवार ने लोक निर्माण विभाग पोखरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार के सदस्य हर्षवर्धन चौहान का कहना है कि पोखरी बनखुरी थाला बैंड मोटर मार्ग से पूरा गांव बेहद परेशानी में आ गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस सड़क को बने हुए 6 साल हो गए हैं, न आज तक सड़क पर डामरीकरण हो पाया है, न ही ग्रामीणों को आज तक सड़क का मुआवजा मिल पाया है। ऐसे में ठेकेदार ने जो पुश्ते दिए हैं वो सब टूट कर धराशायी हो गए हैं, जिससे उनका मकान खतरे में है। ऐसे में परिवार को रातें गुजारनी बेहद मुश्किल हो रही है। इस मामले को लेकर पत्राचार भी कर दिया है, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग चैन की नींद सोया हुआ है। अब ऐसे में प्रशासन को इस सड़क की जांच करवानी चाहिए, क्योंकि सड़क की कार्यशैली और गुणवत्ता पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। पोखरी थाला जब से मोटर मार्ग बना है तब से इस रोड में प्रशासन ने न कोई देख रेख हो रही है, न कुछ हो रहा है। और प्रशासन की मांग ये होती है कि इसमें जब भी ये रोड की शुरू में रोड का निर्माण हो रहा था तो बोल रहा था कि हम आपके यहाँ पर सैप वाल का निर्माण करेंगे 30 मीटर। आज सैप वाल न लगने के कारण मेरी मकान को खतरा हो रखा है और मकान का पुश्ता भी पूरा नीचे ढल गया है। नीचे से पीडब्ल्यूडी की भारी लापरवाही के कारण कई बार हम लोक निर्माण विभाग में अगले वर्ष भी मैंने पत्र दिया था और खुद इस वर्ष भी वहाँ पर मैंने पत्र दे चुका हूँ। प्रशासन को ही सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे क्षेत्रीय विधायक से निवेदन है कि सर हमारे यहाँ पर तुरंत इसमें एक बार प्रशासन को भेज के उसको दुरुस्त करने की कृपा कीजिए। न ही सड़क का मुआवजा मिला है, न ही सैप वाल लगी है सड़क। और धीरे धीरे गरीब आदमी जाएगा तो कहाँ, धीरे धीरे ये हमारी मकान को काफ़ी नुकसान हो रखा है, खतरा नीचे हो रहा है बार बार ज़मीन धंसने के कारण। और विभाग को सूचित करने पर भी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही।
उत्तरकाशी में बीती 6 अगस्त को हुई भारी बारिश के कारण डुंडा बाजार में हुए भूस्खलन के कारण स्थानीय दुकानों को हुई क्षति का पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण ने जायजा लिया। इस संबंध में उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बात कर क्षतिपूर्ति और त्वरित सहायता का अनुरोध किया। उन्होंने प्रदेश सरकार से अनुरोध किया कि इन दुकानदारों सहित वर्तमान समय में भारी बारिश और भूस्खलन से प्रभावित लोगों की समस्या का शीघ्र समाधान करे। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।